क्या आप भी सीजीएल 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी बुक से पढ़ें, कौन से मॉक टेस्ट लगाएं, किस सब्जेक्ट को पेड कोर्स लेके कंप्लीट करें और किस सब्जेक्ट को यूट्यूब से कंप्लीट करें? तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ड्रीम चेकलिस्ट। मेरा नाम मोनिका है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं एसएससी सीजीएल 2027 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे अभी 2 अटेम्प्ट्स बाकी हैं और मैं सीजीएल 2026 का भी अटेम्प्ट दूंगी, लेकिन अभी मैं तैयारी सीजीएल 2027 को टारगेट करके कर रही हूँ। तो मेरी जर्नी का एक ही मिशन है, नो मोर फेल्ड स्टोरीज। और मैंने अभी तक सीजीएल का कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 2026 वाला। अभी तक मैंने सीएचएसएल वाले एग्जाम्स दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं, फिर हम रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। चलिए, तो एग्जामिनेशन पैटर्न की जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पेपर कितने होते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। दोनों ही पेपर हमारे सीबीटी होते हैं। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन दिए जाते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। जो टीयर 1 होता है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब है कि जो मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे, यानी जो टीयर 2 एग्जाम के बाद फाइनल मेरिट बनती है जिससे आपका सिलेक्शन होता है जॉब के लिए, उसमें आपके फाइनल मार्क्स में ये मार्क्स काउंट नहीं होंगे टीयर 1 के पेपर वाले, ठीक है। आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी होती है पेपर 1 में, यानी कि टीयर 1 में आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी होती है। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। आपको 200 मार्क्स में से जो कट ऑफ आपकी आई है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपको वो क्लियर करनी होती है, ठीक है। टीयर 1 वाला एग्जाम 1 घंटे का होता है, यानी कि 60 मिनट्स का। हर सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट्स मिलती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 1 घंटे में आप पूरा पेपर करते थे, आपकी चॉइस होती थी, आप इसको 40 मिनट्स दे रहे हैं, इसको 20 मिनट्स दे रहे हैं, वो आपकी चॉइस होती थी। लेकिन अब एसएससी ने क्या कर दिया है, 15 मिनट्स को का टाइम सेट कर दिया है। अब हर सब्जेक्ट के लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। आप वापस किसी पिछले वाले सब्जेक्ट पे जाके उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपने 15 मिनट्स में उनको छोड़ दिया है तो वो छूट ही जाएंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिससे कि हर सब्जेक्ट आपको 50-50 मार्क्स प्रोवाइड करता है। आपको एक बात यहाँ पे बता देती हूँ कि कई बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा फोकस अपना कभी मैथ पे दे देते हैं, कई बच्चे ज़्यादा फोकस अपना जीके पे दे देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको चारों सब्जेक्ट को इक्वल रखना है, इक्वल फोकस देना है, उनको इक्वल प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपको 50-50 मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आप चाहे उसमें मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर ले, चाहे जीके के ज़्यादा अटेम्प्ट कर ले, रीजनिंग के कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हर एक क्वेश्चन 2 नंबर ही देगा, ठीक है। इसीलिए आपको हर क्वेश्चन को, हर सब्जेक्ट को बराबर की प्रायोरिटी देनी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.5 मार्क्स की। यहाँ 50 देख के कन्फ्यूज मत हो जाना, इसका मतलब यही है 0.5, ठीक है। 1/4 का मतलब है कि जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो 2 मार्क्स का 1/4 पार्ट होता है 0.5, तो इसीलिए 1/4 लिखा हुआ है। तो 0.5 की या 1/4 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। एक रॉन्ग क्वेश्चन पे आपको इतने मार्क्स कटते हैं, और अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं, यानी कि टीयर 2 पे चलते हैं, ठीक है। वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग था, वो आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है उसके लिए। अब टीयर 2 की बात करते हैं। टीयर 2 में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 आपका 2 घंटे 15 मिनट का होता है। इसमें आपके 3 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन आपका 1 घंटे का होता है, दूसरा सेक्शन 1 घंटे का होता है, और तीसरा सेक्शन आपका 15 मिनट्स का होता है। ये तीनों सेक्शंस आपको एक ही बार में कंप्लीट करने होते हैं, यानी कि एक ही सिटिंग में कंप्लीट करने होते हैं। आप जब पेपर देने बैठेंगे तो सीधा 3rd सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही उठेंगे, ठीक है। जैसे ही आप पेपर देने बैठेंगे सबसे पहले आपका सेक्शन 1 स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर पे, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ और रीजनिंग। इन दोनों ही सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, इसीलिए ये दोनों सब्जेक्ट 90-90 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग आ गई है टीयर 2 में भी। तो मैथ को करने के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट्स मिलेंगी, और रीजनिंग को करने के लिए भी 30 मिनट्स मिलेंगे। और जैसे ही ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और ये दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाने के बाद में, यानी 1 घंटे के बाद में आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसमें आपको 1 घंटा फिर से मिलेगा। इसमें आपको इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन करने होते हैं। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन होते हैं, जीके में 25 क्वेश्चन होते हैं। ये भी 3-3 मार्क्स के ही होते हैं सारे क्वेश्चन, इसीलिए इंग्लिश के टोटल मार्क्स 135 होते हैं और जीके के 75। अब यहाँ पे
इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, इसीलिए आपको टीयर 1 की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि CGL के प्री वाले एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तभी से आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि मेंस में इंग्लिश ही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है। ठीक है, इसीलिए सब कहते हैं कि रीडिंग स्किल पे वर्क करो, क्योंकि रीडिंग स्किल आपको मेंस में भी काम आएगी इंग्लिश के एग्जाम में, और टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में, सारे सब्जेक्ट्स में भी काम आएंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे, जल्दी रीड करके जल्दी उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए रीडिंग स्किल पे आपको टीयर 1 से ही बहुत अच्छे से काम करना है। ओके, तो इंग्लिश में आपको जो 45 क्वेश्चन मिलते हैं 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये 135 मार्क्स के हो जाते हैं, जिसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलती हैं। 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक जीके स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ये भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, टोटल ये 75 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स मिलती हैं। 20 मिनट्स के बाद आपका सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 3 आपका 15 मिनट्स का होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर एग्जाम देना होता है। कंप्यूटर के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ये भी 60 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, आपको 15 मिनट्स में इसे कंप्लीट करना है। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 150 होते हैं, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं यहाँ पे तीनों सेक्शन के मिला के वो 450 होते हैं पेपर 1 के लिए, जिसके लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट मिल रही है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 मार्क्स की होती है, यानी इन तीनों सेक्शन में से कोई भी क्वेश्चन हो सब में 1 मार्क्स ही कटेगा, और इन तीनों सेक्शन में से कोई भी क्वेश्चन हो सबके लिए 3 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर पे। रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स कटता है। यहाँ पे ऊपर वाले में से 1/4 मार्क्स कट रहा था, यानी कि 0.5 मार्क्स कट रहा था। ठीक है, ऊपर वाले एग्जाम में यानी टीयर 1 में टोटल क्वेश्चन 100 थे, टोटल मार्क्स 200 थे। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 150 हैं और टोटल मार्क्स 450 हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टीयर 2 के पेपर 2 की। ये आपका 15 मिनट्स का होता है, इसको आप सेक्शन 4 भी बोल लेते हैं। इसके पेपर का नाम होता है DEST, डेस्ट, यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट। इसमें आपको 15 मिनट्स में टाइपिंग करनी होती है, 2000 की डिप्रेशन आपको टाइप करने होते हैं। ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। ये आपका सेम डे पे भी हो सकता है। सेम डे का मतलब है जिस दिन आपका टीयर 2 का ये वाला एग्जाम हो रहा है, जिसमें ये तीनों सेक्शन आप देखे आओगे, उसमें ये खत्म होने के बाद आपको आधे घंटे 1 घंटे 15 मिनट कुछ ब्रेक देके और फिर टीयर 2 का ये वाला पेपर 2 स्टार्ट कर देंगे टाइपिंग वाला। लेकिन कई बार सेम डे नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे बाद में, मतलब कभी भी ले लेते हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा कि कब होगा। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए क्या करना होता है। तो मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए आपको टीयर 1 से कोई मतलब नहीं है। टीयर 1 आपको सिर्फ टीयर 2 के एग्जाम के लिए एलिजिबल बनाता है। उसको आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी होती है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और उसकी कट ऑफ टीयर 1 की जो कट ऑफ है वो लगभग 140 प्लस 150 प्लस ऐसे जाती है। तो आपका टारगेट 160 प्लस होना चाहिए टीयर 1 में आउट ऑफ 200। ठीक है, अब टीयर 2 को कैसे क्वालिफाई करना है। तो टीयर 2 को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको हर सेक्शन को सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। मतलब कि जैसे टीयर 1 था, टीयर 1 वाले एग्जाम में आपको इसमें अगर आपके 5 नंबर आ रहे हैं और बाकी सब में अच्छे नंबर आ गए और आपके जो टोटल मार्क्स आए वो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, तो आप इसमें पास माने जाओगे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको हर सब्जेक्ट में अलग से पास होना होगा। यानी कि जो सेक्शन 1 है उसमें अलग से पास होना होगा, इसमें अलग से, और सेक्शन 3 में अलग से, तो तीनों सेक्शन में अलग से पास होना होगा। उसके बाद ही आप क्लियर माने जाओगे अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो। और अगर आपकी कट ऑफ क्लियर है लेकिन आप इनमें से किसी एक सेक्शन में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए, तो आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं मानी जाएगी, मतलब आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब कितने मार्क्स आने चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो देखो, तीनों ही सेक्शन में आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं। जैसे कि सेक्शन 1 जो है वो 180 मार्क्स का होता है, 90 मार्क्स, तो ये 180 मार्क्स का हो गया। इसका 30% होता है 54 मार्क्स, तो आपको 54 मार्क्स लाने हैं सेक्शन 1 को क्लियर करने के लिए। सेक्शन 2 जो है वो आपका 135 और 75 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल हो गया 210 मार्क्स। तो आपको 210 का 30% यानी कि 63 मार्क्स लाने होंगे सेक्शन 2 को क्लियर करने के लिए। सेक्शन 3 आपका 60 मार्क्स का होता है, कंप्यूटर वाला 60 मार्क्स का। इसमें आपको 60 का 30% यानी कि 18 मार्क्स लाने होंगे, तब ये तीनों सेक्शन आपके क्लियर माने जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लोग ASO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो लोग ASO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 18 मार्क्स से क्लियर नहीं माना जाएगा, मतलब उनके लिए थोड़ा सा हायर मार्क्स होते हैं क्लियर करने के लिए।
यानी कि 24, 25 इतने मार्क्स उनको लाने होते हैं सेक्शन 3 क्लियर करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर में सिर्फ वो दोनों तो आपको इसी मार्क्स में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सेक्शन 3 में आपको 24 मार्क्स लाने होंगे, तब क्लियर माना जाएगा अगर आप ASO की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह जब सेक्शन 4 की बात करते हैं तो सेक्शन 4 में जो नॉर्मल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 20% एरर अलाउड होते हैं, यानी वो 20% गलतियाँ कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ASO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है जिन बच्चों ने, उन बच्चों को सिर्फ 5% एरर ही अलाउड होता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप 5% एरर भी क्यों ही करेंगे, आप कोशिश करिए ना, घर पे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि आप कम से कम एरर करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम आएगा वो किसके मार्क्स के बेसिस पे आएगा। ये तो हो गया क्वालिफाई करने का, कि आपको इतने इतने मार्क्स लाने हैं ताकि आप इन सब पेपर्स को अलग अलग क्वालिफाई कर सकें, अलग अलग क्लियर कर सकें, पास हो सकें इनमें। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आपका कैसे आएगा, इतने मार्क्स लाने से थोड़ी ना फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स आएगा, ये तो बहुत कम मार्क्स हैं। ये तो सेपरेटली क्लियर करने के लिए दे रखे हैं कि सेपरेटली हर सेक्शन को कैसे क्लियर करें। फाइनल मार्क्स आपको और ज़्यादा लाने होंगे, यानी इनमें भी आपको और ज़्यादा मार्क्स लेके आने होंगे। तो फाइनल मार्क्स आपको कितने लाने पड़ेंगे, टीयर 2 का जो पेपर 1 होता है उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो आपको जो ज़्यादा मार्क्स लाने हैं वो टीयर 2 के पेपर 1 में लाने हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, जो टोटल मार्क्स है वो 450 नहीं होते कट ऑफ के लिए, 390 होते हैं। जैसे यहाँ 450 दे रखा है टीयर 2 में, तो 450 में से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं बनती, आपकी मेरिट बनती है 390 मार्क्स में से। कैसे, जो सेक्शन 1 है वो आपका 180 मार्क्स का होता है और सेक्शन 2 आपका 210 मार्क्स का होता है, इन्हें मिला के 390 मार्क्स होते हैं। यानी कि मेरिट लिस्ट में आपका सेक्शन 3 कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है, ये आपको अलग से क्वालिफाई करना होता है। मेरिट लिस्ट सिर्फ सेक्शन 1 और 2 इन दोनों के बेसिस पे बनती है, इसीलिए 390 मार्क्स में से कट ऑफ निकल के आती है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए सेक्शन 1 में 160 मार्क्स और सेक्शन 2 में 170 मार्क्स, ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर सकें। क्योंकि जो कट ऑफ आती है ASO की पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, बाकी सबके लिए और कम भी हो सकती है कट ऑफ, थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, इसी से 10-5 नीचे या ऊपर आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ASO की पोस्ट के लिए आपको 170 मार्क्स लाने होते हैं एवरेज, ये मैंने एवरेज मार्क्स बताए हैं क्योंकि जो सेक्शन 1 है वो 180 मार्क्स का है। तो अब कोई बच्चे ऑफेंड ना हो जाएं, मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये 180 मार्क्स का है, तो 170 कोई फिक्स नहीं है, आप इसमें 150 भी ला सकते हैं, 160 भी ला सकते हैं। ये 210 मार्क्स का है, आप इसमें थोड़े ज़्यादा मार्क्स ले आना, ठीक है। मैंने एवरेज बताया है कि दोनों सेक्शन में 170 यानी कि टोटल आपके 340 बनने चाहिए, ठीक है, अगर आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना है तो। अब सेक्शन 3 जो है उसमें मैंने आपको बता दिया, आपको 24 मार्क्स के आसपास लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो ASO की पोस्ट के लिए आपको सेक्शन 3 में 25 या आप 30 ले आए तो बहुत अच्छा है, 100% श्योरिटी हो जाती है कि हाँ हो ही जाएगा 30 मार्क्स अगर आपके आते हैं कंप्यूटर में। तो वैसे 25 में भी क्वालिफाई माना जाता है, ठीक है। और कम से कम एरर करना होता है टाइपिंग टेस्ट में अगर आपको ASO की पोस्ट चाहिए, ठीक है। अब कितनी स्पीड चाहिए होती है, 35 वर्ड पर मिनट। अब कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में ज्ञान बांटने आएंगे, तो मैं पहले ही बता दूं 35 वर्ड पर मिनट मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है क्योंकि जब आपकी घर पे 35 वर्ड पर मिनट होगी तब आप 27 वर्ड पर मिनट एग्जाम में दे पाएंगे। SSC ने यही बोला है कि 27 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी टाइपिंग स्पीड एग्जाम में। तो वो घर से 27 लेके जाएंगे तो नहीं होगी, ठीक है। तो आपको घर से 35 वर्ड पर मिनट लेके जानी है, तभी आप वहाँ पे 27 अचीव कर पाएंगे, ठीक है। वैसे मेरी टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड पर मिनट है, कभी कभी 50 भी आ जाती है, ठीक है। एरर्स भी होते हैं तो इसलिए मुझे एरर्स पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। मेरे 5 से 10% एरर हो जाते हैं, तो कभी कभी 10% जाते हैं, वो थोड़ा सा रिस्की है, तो मुझे बस उसी पे थोड़ा सा वर्क करना है। स्पीड मेरी ओके है, तो 35 आपकी हो जाएगी तो काफ़ी है उतनी। अब हम रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ बोलते बोलते, तो सांस थोड़ी सी फूल रही है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। पर मुझे सब कुछ आपको बताना है अच्छे से। तो रिसोर्सेज की बात करते हैं, कहाँ से क्या पढ़ें। सबसे पहली बात, जो बिगिनर्स हैं मैं उनको बता दूं, और जो रिपीटर्स हैं उनको भी, अगर वो ये गलती कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज से नहीं पढ़ना है, आपको लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं अपने। अब लिमिटेड रिसोर्स कैसे रखें मैं भी बताऊँगी कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले ये प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल नहीं है, मैंने यहाँ लिखा भी है कि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो कोई भी इसको ये ना सोचे कि किसी का मैं पेड प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ क्योंकि मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रही हूँ। बस CGL का एग्जाम मैंने अभी तक नहीं दिया, मैं CHSL की, MTS की, इनकी तैयारी कर रही थी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये सब गाइड कर रही हूँ, ठीक है।
पिछले 6 महीने से वैसे मैं CGL की तैयारी कर रही हूँ, एग्ज़ाम बस अभी नहीं दिया है मैंने, ठीक है। तो मैथ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैथ में आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पेड बैच ही लें, ठीक है। फ्री भी है मैं बताऊँगी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि पेड बैच लें, ठीक है। पेड बैच आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना है। किस फॉर्म में लेना है? रिकॉर्डेड फॉर्म में। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेने का कारण ये है कि आप उसमें अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। मतलब आपको दिन के 3 लेक्चर करने हैं, 4 लेक्चर करने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि पेड बैच अगर आप वैसा लेंगे लाइव वाला, तो उसमें तो डेली 1 लेक्चर होगा, हो सकता है सैटरडे संडे को लेक्चर ना भी हो। तो इसलिए आप रिकॉर्डेड बैच लीजिए ताकि आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें कि आपको डेली कितने लेक्चर करने हैं, कब कितना पढ़ना है। तो रिकॉर्डेड ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब पेड बैच किसका लें? उसके लिए आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं यूट्यूब पे। सारे टीचर्स के डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं, आप सबका देख सकते हैं बारी बारी से, जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो, ठीक है। यानी जिसका आपको अच्छे से समझ में आए, आप उसका पेड बैच लीजिए, ठीक है। किसी के कहने पे मत जाइए कि कौन कितना फेमस है और क्या है, उस सब पे आपको नहीं जाना है। आपको किससे समझ में आ रहा है, आपको उस टीचर के साथ जाना है, उसका बैच आपको लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्री वाले बैच की। तो यूट्यूब पे एक फ्री बैच है, मतलब फ्री बैच नहीं है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स की वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन मैथ्स मानिया नाम से एक चैनल है, उनकी सारी वीडियो जेन्युइन है और ज़्यादा लंबी भी नहीं है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे उनके सारे चैप्टर्स की वीडियो पड़ी हुई है, अरिथमेटिक की भी और एडवांस की भी प्लेलिस्ट है, तो आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको फ्री में करना है तो, ठीक है। उस टाइम जब मैंने तैयारी की थी यूट्यूब से, तब इन सर का चैनल नहीं था, तो मैंने जहाँ से की थी उनके काफ़ी लेंदी मेथड से, तो वो मेरे सारे नोट्स वगैरह सब वेस्ट ही हुए। मैंने बनाए हुए हैं, पूरे मोटे मोटे ऐसे रजिस्टर हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगी, नेक्स्ट वीडियो मेरी CGL की स्ट्रेटेजी पे आएगी, तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगी, आप देख सकते हैं। 2027 की स्ट्रेटेजी पे मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, तो उसमें मैं आपको अपने रिसोर्सेज दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये उस टाइम पे नहीं आए थे, तो अभी मैंने पेड बैच ले लिया तो मैं अभी उसी से कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग मैथ मानिया सर की चैनल को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपके पैसेज भी आते हैं, क्लोज टेस्ट भी आते हैं, और PQRS यानी कि पैराजम्बल और PQRS दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। उसमें आपको सेंटेंस दिए होते हैं उल्टे पुल्टे, यानी ऊपर नीचे दिए होते हैं, जंबल वर्ड्स टाइप में, ठीक है। जैसे जंबल वर्ड्स होते थे ना, ऐसे जंबल सेंटेंसेस दिए होते हैं आपको PQRS में, आपको उन्हें अरेंज करना होता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट में आपको पैराग्राफ दे देंगे, बीच बीच में फिलअप्स भरने के लिए दे देंगे, आपको उन्हें फिल करना होगा, ठीक है। पैसेज में तो आपको पता ही है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज एक ही बात होती है, ठीक है। उसको आपको रीड करके नीचे 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर देने होते हैं, तो वो सब आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इन तीनों की। तो ग्रामर में क्या करना है आपको, अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे रानी मैम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी A to Z ग्रामर नाम से, आप उसे कंप्लीट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पेड बैच से अगर आपको करना है तो आप अमन सर का या सुमन सूर्यवंशी मैम का पेड बैच ले सकते हैं, दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं। जिसकी इंग्लिश बिल्कुल ही कमज़ोर है, मतलब हम कह सकते हैं जो हिंदी मीडियम से आता है, ठीक है, तो वो अमन सर का बैच ले सकता है, वो एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। अदरवाइज़ जिनकी इंग्लिश नॉर्मल है वो सुमन सूर्यवंशी मैम का बैच ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। तो दोनों ही टीचर अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। जिसका बेस बिल्कुल ही वीक है वो अमन सर का ले सकता है, और बाकी बच्चे सुमन सूर्यवंशी मैम का ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वोकैब की। वोकैब के लिए अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो रानी मैम की A to Z प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और बाकी इनका समुद्र मंथन बैच भी है, वो भी ले सकते हैं। कुछ यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं इनकी इस वाली प्लेलिस्ट के अलावा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे एक सोर्स अगर मैं बात करूं तो आप बस A to Z प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं हमें और करना है, तो उनके लिए मैंने बताया कि समुद्र मंथन बैच भी इनका है, आप वो खरीद सकते हैं, या फिर और वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये वाली प्लेलिस्ट काफ़ी है। और पेड बैच की अगर बात करें तो सुमन सूर्यवंशी मैम का बैच आता है, मतलब उनका कॉम्बो बैच आता है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, ग्रामर भी होती है, वोकैब भी होता है। वहीं से आप ये ग्रामर भी कर सकते हैं और ये वोकैब भी कर सकते हैं कॉम्बो बैच लेके, ठीक है। वो वोकैब बड़े अच्छे से कराती हैं, इनके डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, आप चेक भी कर सकते हैं कैसे पढ़ाती हैं। वोकैब की बहुत सारी लेक्चर्स हैं इनके यूट्यूब पे। अब बुक्स की बात कर लेते हैं, जिस बच्चे को बुक्स से पढ़ना अच्छा लगता है, तो वोकैब के लिए बुक्स की अगर बात करूँ तो वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी वीडियोस में बहुत सारी बुक्स बताई हूँ, लेकिन मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रही हूँ। वो एक सॉल्यूशन है प्रोडगी नाम से एक बुक आती है निमिषा बंसल मैम की, आप उस बुक को खरीदिए, वो पढ़िए, ठीक है।
वो बुक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। उसमें आपको रूट वर्ड भी मिलते हैं और न्यूज़पेपर से रिलेटेड वर्ड भी मिलते हैं और बाकी एक्स्ट्रा वोकेबलरी जितनी भी बाकी बुक्स में होती हैं वो भी मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप उसको कंप्लीट लर्न कीजिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो ट्रेंडिंग बुक्स हैं जो सब बच्चे पढ़ते हैं, मैंने भी ली थी जब मैं CHSL की तैयारी कर रही थी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी वो बुक्स। ठीक है, तो वो बुक्स हैं ब्लैक बुक, वर्ड पावर मेड इजी, ये दोनों बुक्स बहुत फेमस हैं, आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। वैसे ये एकलौती बुक काफ़ी है, इन दोनों की वोकैब भी इसी में आ जाती है। ठीक है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप यूट्यूब से अगर करना चाहते हैं तो निमिषा मैम के डेली एडिटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उनका डेली एडिटोरियल आता है, उसमें वो वोकैब भी कराती हैं, वोकैब भी आपकी यहाँ से कवर होती जाएगी साथ के साथ। स्टार्टिंग में ये थोड़ी सी बोरिंग लगेगी जब आप देखने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होती है और स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा वोकैब वगैरह का पार्ट बताती है तो बोरिंग वीडियो हो जाती है। बाद में ये एडिटोरियल बताती है, लेकिन एडिटोरियल बहुत अच्छे से बताती है, क्योंकि मैंने इनकी पिछले साल वीडियो देखी थी पहली बार, तो मैंने इनकी वीडियो को आधा ही देखा था, उसके बाद स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे बोरिंग लगी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन आखिर में मुझे इन्हीं की वीडियो देखनी पड़ी। अभी रिसेंटली पिछले 2 महीने से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छा ये पढ़ाती हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगी, एक बार पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पेड बैच की बात कर लेते हैं। पेड बैच के लिए भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं निमिषा मैम को ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे इतना अच्छा पढ़ा रही है तो पेड बैच में तो और अच्छा पढ़ाती होंगी, इसलिए आप उनका ही पेड बैच ले सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अदरवाइज यूट्यूब भी इनफ है, पेड बैच की जरूरत नहीं है इसमें आपको। और अगर आप किसी ऐप से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुद से ही प्रैक्टिस करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, एक ऐप आती है इंग्लिश माध्यम नाम से, तो इंग्लिश माध्यम ऐप को आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें डेली फ्री पैसेज आते हैं, मतलब फ्री एडिटोरियल आते हैं। ठीक है, तो आप उन एडिटोरियल को डेली रीड कर सकते हैं, उसके साथ नीचे क्विज दिया होता है, आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही एडिटोरियल आता है लेकिन डेली का फ्री, और एक दिन उसमें एडिटोरियल नहीं आता है, उसकी जगह पे वीकली वोकैब आती है, तो वहाँ से आप वोकैब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में यूट्यूब से अगर आप करना चाहते हैं तो कमल सर की प्लेलिस्ट है, पुराने वाली पड़ी हुई है, वो काफ़ी अच्छी है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी वाली प्लेलिस्ट नहीं करनी है तो अभी परमार सर के चैनल पे उन्होंने नई सीरीज़ शुरू करी है, FRB सीरीज़ रिवीजन के लिए रीजनिंग की, आप वहाँ से भी रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और पेड बैच की अगर मैं बात करूँ तो आप पीयूष सर का पेड बैच ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग में, और जिसकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है उसको पेड बैच वगैरह की जरूरत नहीं है, वो यूट्यूब से ही कंप्लीट कर सकता है, जो चैप्टर उसका वीक है उस चैप्टर को। और जिसको पता ही नहीं है उसकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो वो एक बार सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा ले कहीं से, तो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि उसकी कैसी है रीजनिंग, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक लग रही है तो पेड बैच ले सकता है, अदरवाइज यूट्यूब से अपने वीक टॉपिक्स को कवर कर सकता है, अगर 1-2 टॉपिक वीक है तो। अब हम बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में 8 सब्जेक्ट होते हैं, आप सबको पता है ना, एक सब्जेक्ट तो नहीं होता, 8 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के 3 सब्जेक्ट, और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर भी होता है साथ में। ठीक है, तो इसीलिए हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी परमार सर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आप पेड बैच लेना चाहें तो भी परमार सर का ले सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाहें तो भी परमार सर का ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट है इनका यूट्यूब पे, आप यूट्यूब से पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, वन शॉट भी देख सकते हैं, FRP सीरीज रिवीजन के लिए है, वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। डिटेल में पढ़ना है, बेसिक बिल्कुल ही कमज़ोर है, तो आप इनका पेड बैच ले सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को परमार सर से समझ में नहीं आ रहा है तो वो यूट्यूब पे जीवी कक्षा को फॉलो कर सकता है। और पेड बैच की अगर बात करूँ तो सिंपली क्रैक विद आलोक नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, तो उनका पेड बैच वो खरीद सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों की। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब की स्पेलिंग क्या लिखी है मैंने ई लगाना भूल गई। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यूट्यूब पे बात करें तो यूट्यूब पे नवीन सर हैं और कुमार गौरव सर हैं। ठीक है, तो नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कुमार गौरव सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इन दोनों की आप लेक्चर देख सकते हैं, एक एक लेक्चर देखना, ज़्यादा नहीं देखने हैं, और दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो करना, दोनों को फॉलो करने मत बैठ जाना कि नहीं उन्होंने तो, दीदी ने तो दोनों बताए थे तो हम तो दोनों फॉलो करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं 2-2 टीचर्स इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बच्चे की वाइब उस टीचर से मैच हो जो मैंने बताया, इसीलिए मैं 2-2 ऑप्शन दे रही हूँ ताकि आप दोनों के एक एक लेक्चर देखें और डिसाइड कर लें कि आपकी वाइब किसके साथ मैच हो रही है, किसका आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही टीचर के साथ स्टिक होना है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखने अपने।
अब बात करते हैं जिन बच्चों को पेड बैच से पढ़ना है, तो वो आप नवीन सर का ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में परमार सर की समझ में नहीं आई थी, तो मैंने नवीन सर से पढ़ा, लेकिन फिर वो ज़्यादा ही हिंदी में जा रहा था तो मुझे कुछ वर्ड समझ में नहीं आए थे, वापस मैं परमार सर पर आ गई और अब मुझे उनसे समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आपका बेसिक वीक होता है तो एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती, तो अब सब समझ में आ रहा है, तो दोनों ही ये अच्छे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जीके की बुक्स की, क्योंकि बुक्स भी चाहिए होती है ना रिवीजन करने के लिए। तो बुक्स की अगर बात करें, मार्केट में 3 बुक्स बहुत फेमस हैं, मैं आपको तीनों के बारे में बता देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी बेस्ट है, एकदम बेस्ट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। स्टोरी टाइप में सारी चीज़ें लिखी हैं, इसलिए पढ़ने में बोरिंग नहीं है, बट लेंदी बहुत है, इसको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। इसको वही बच्चा कवर करे जिसको ये पता है कि आपको कौन सी क्लास का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उस सब्जेक्ट में भी आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यानी स्किप क्या करना है आपको ये पता होना चाहिए और कितना पढ़ना है ये पता होना चाहिए, तो ही आप एनसीईआरटी बुक्स पे जाइएगा। अदरवाइज एनसीईआरटी बुक आपके लिए नहीं है, बिल्कुल काटा मार दीजिए इसको, तो ठीक है, सोचना मत। उसके बाद आ जाओ लूसेंट पे। लूसेंट सेकंड बेस्ट है एनसीईआरटी के बाद, ठीक है। ये बोरिंग है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, अदरवाइज ये बेस्ट है। जो बच्चा बोरिंगनेस को झेल सकता है वो इसे पढ़ सकता है, ठीक है, वो यहाँ से अपना सिलेबस कवर कर सकता है, उसको फिर यूट्यूब वीडियोस वगैरह की भी जरूरत नहीं, पेड बैच की भी जरूरत नहीं। लूसेंट अपने आप में ही रामबाण है, ठीक है, जो बच्चा इसे पढ़ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है तो पढ़ना मुश्किल है थोड़ा सा, इसीलिए बच्चे वीडियोस का सहारा ले लेते हैं। अदरवाइज ये इनफ है अपने आप में, ठीक है, इसको पढ़ के आप फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपका कवर है जीके, लेकिन जो पढ़ सकता है उसी के लिए है, अदरवाइज फिर इसको भी क्रॉस कर देना। उसके बाद फैटमैन की बात कर लेते हैं। फैटमैन बुक आपका सिलेबस कवर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो उस सिलेबस कवर करने के रीज़न से तो बिल्कुल फैटमैन बुक मत लेना, ठीक है। फैटमैन बुक है आपकी रिवीजन के लिए या फिर उन बच्चों के लिए जिनका जीके पहले से स्ट्रॉन्ग है, यानी जिनके बेसिक्स एकदम क्लियर है, उन्होंने पहले की क्लासेस में अच्छे से पढ़ा हुआ है स्कूल टाइम में, ठीक है, तो जिनका बेस क्लियर है वो ही फैटमैन बुक को प्रेफर करें। जिनका बेस बहुत ज़्यादा वीक है वो पहले किसी बैच से या यूट्यूब से पढ़ लें, उसके बाद आप फैटमैन खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन पर्पज से बनाई गई है और ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े, क्योंकि जीके बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसके नोट्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट है उसके अंदर, ठीक है, इसीलिए आपको अपने हाथ से अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप फैटमैन बुक खरीद सकते हैं, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, वो एक तरह से शॉर्ट नोट्स का ही काम करती है, लेकिन उससे पहले आपको सिलेबस कवर करना होगा कहीं से, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं अब। करंट अफेयर्स में सबसे पहले मैं बता दूं डेली करंट अफेयर कहाँ से करने हैं। डेली करंट अफेयर के लिए यूट्यूब पे कुमार गौरव सर है, वही जो हिंदी में पढ़ाते हैं, उनके डेली करंट अफेयर आते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद मंथली करंट अफेयर की बात करूँ तो इंडोलॉगस नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ से मंथली करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। वो टॉपिक वाइज भी बताते हैं और उनका टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे वो PDF भी डालते हैं, और क्विजेस का भी चैनल है टेलीग्राम पे, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, तो डेली क्विज भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद ईयरली करंट अफेयर की बात करूँ तो आप बुक से कीजिएगा, इसके लिए बुक ही बेस्ट है। स्पीडी नाम से एक बुक आती है ईयरली करंट अफेयर्स की, आप ईयरली करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी बुक को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब कुछ टिप्स दे देती हूँ मैं आपको। कभी भी आपको डेली करंट अफेयर नहीं करने हैं, सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है ये। मैंने आपको यहाँ बता तो दिया किससे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं मुझे तो करना है, मैं तो डेली करूँगा, मेरे लिए मंथली बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया कहाँ से करें। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप डेली करंट अफेयर बिल्कुल भी ना करें, ये सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। ईयरली करंट अफेयर ज़रूर करने हैं आपको, आप मंथली कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं तब भी, ईयरली करंट अफेयर आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। ईयरली करंट अफेयर आप एग्ज़ाम से पहले कई टीचर्स डालते हैं फ्री में, यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी, PDF वगैरह, वीडियो वगैरह, तो वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप स्पीडी बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट मैं यही कहूँगी कि स्पीडी बुक है, आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है, आप वहाँ से ईयरली करंट अफेयर कीजिए, ना डेली कीजिए ना मंथली कीजिए। मैं तो ईयरली को ही प्रीफर करती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 6-7 क्वेश्चन ही आते हैं, तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, और वो भी पता नहीं कहाँ से आते हैं, तो आप लास्ट के बस, और कितने करने हैं, लास्ट के सिर्फ 1 से 2 साल के करंट अफेयर करने हैं। पहले आप लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर कीजिए, अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं और करना, तो आप लास्ट 2nd ईयर का भी कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट 1 ईयर का काफ़ी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो मॉक टेस्ट में आपको ज़रूरत है किसी 2 प्लेटफॉर्म की। अब आप कहेंगे 2 प्लेटफॉर्म क्यों? 2 प्लेटफॉर्म का सिंपल सा कारण है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं,
क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है CGL वाला, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग जगह से लिए जाते हैं, तो इसीलिए आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड नहीं रह सकते, ठीक है, इसलिए आपको कम से कम 2 प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन तो लेना ही चाहिए, और सब्सक्रिप्शन आपको 1 साल का लेना चाहिए कम से कम, ठीक है। मैंने भी 1 साल का ही लिया हुआ है। तो आप किसका ले सकते हैं? ओलिव बोर्ड का और टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं। ओलिव बोर्ड पे इलाइट वाला ईयरली होता है वो, ठीक है, और टेक्स्ट बुक पे ईयरली होता ही है। ये आपको 500-600 में, और ये भी आपको कुछ 500-600 में, इतने में ही दोनों पड़ जाते हैं, 550-600 के अराउंड दोनों पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। ये कि पेड नहीं बता रही मैं, आप किसी और प्लेटफॉर्म को भी ले सकते हैं, RBE, द पंडित्स, किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने यही दोनों प्लेटफॉर्म ले रखे हैं। मेरे रिसोर्सेज की बात करते हैं। मेरे रिसोर्सेज में सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में मैंने पेड बैच ले रखा है मोहित गोयल सर का, MG कॉन्सेप्ट नाम से उनकी ऐप है। तो वहाँ पे मैंने गणित का महाकुंभ बैच लिया हुआ है, रिकॉर्डेड फॉर्म में लिया है, ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज डेमो लेक्चर यूट्यूब पे हैं सबके, इनके भी हैं और टीचर्स के भी हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीनों के लिए मैंने कंबाइन बैच लिया था सुमन सूर्यवंशी मैम का, लेकिन मैंने वहाँ से सिर्फ ग्रामर की है और वोकैब की है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने सुमन मैम के बैच से नहीं किया, क्योंकि मैंने उनकी 2-3 वीडियो देखी हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1-2 वीडियो में बता के और प्रैक्टिस करवा रखी है। मतलब वैसे अच्छा बताया हुआ है बट प्रैक्टिस कम करवाई हुई है, तो इसलिए मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह यहाँ से नहीं किया, यहाँ से सिर्फ ग्रामर और वोकैब की है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने यूट्यूब पे निमिषा मैम को फॉलो किया हुआ है, उनके डेली एडिटोरियल में देखती हूँ, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मेरी ऑलरेडी अच्छी है, लेकिन बस मुझे स्पीड में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसीलिए मैं पीयूष सर का पेड बैच लिया हुआ है। वहाँ से मैं स्पीड की प्रैक्टिस अपनी कर रही हूँ कि शॉर्टकट मेथड्स क्या हो सकते हैं उस सवाल को करने के, मैं वो सीख रही हूँ वहाँ से, ठीक है। बाकी रीजनिंग मेरी अच्छी है, बस मैंने शॉर्टकट मेथड के लिए इनका बैच लिया है। अब जीके की बात करते हैं। जीके में परमार सर का 4.0 बैच बेस्ट है इस वक्त, आप वो ले सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में ले सकते हैं। और बुक्स की बात करें तो फैटमैन का फर्स्ट एडिशन मेरे पास है, ठीक है, तो मैं तो परमार सर के 4.2 बैच से ही कर रही हूँ, और बुक्स में फैटमैन का फर्स्ट एडिशन है मेरे पास, आप सेकंड एडिशन ले सकते हैं, ठीक है। मॉक्स की बात करें तो मॉक्स के लिए मैंने ओलिव बोर्ड लिया हुआ है और टेक्स्ट बुक, ये दोनों प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ है, इसका इलाइट वाला और इसका ईयरली वाला, ठीक है। तो रिसोर्सेज यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब मैं कैलकुलेशन के लिए बता देती हूँ आपको क्या करना है। तो कैलकुलेशन के लिए कुछ इस टाइप की मैंने शीट्स ली हुई हैं, जैसे ये टेबल की ली हुई है मैंने 1 से लेके 21 तक यहाँ पे है, और ये नीचे अगर आप बात करोगे इस तरीके से तो ये 20 तक है, ध्यान से देखो, ठीक है, और इस साइड ये 30 तक है वैसे, ठीक है, ये 30 तक है। ये कुछ एक्स्ट्रा टेबल जो मुझे लगी इंपॉर्टेंट है 125 की और 12.5 की टेबल, ये मैंने लिख ली है। आपको भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टेबल मिले या कहीं से PDF मिले तो आप प्रिंट आउट करवा सकते हो, और प्रिंट आउट करा के उसको इस तरीके से रख सकते हो अपने पास याद करने के लिए। ये मैंने खुद ही बनाई थी एक्सेल पे, लैपटॉप के ऊपर अपने। ये मैंने प्राइम नंबर की टेबल्स बनाई हुई हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी मैंने टेबल बना ली जितनी एक शीट पे आ सकी, ठीक है। याद मुझे नहीं है, मैंने बनाई है, मुझे सिर्फ 29 तक ही याद है, क्योंकि मैंने ये 30 तक याद की हैं, वहीं से मुझे याद हुई हैं। इनको मुझे आगे भी याद करना है, ठीक है, और ये भी मुझे अच्छे से नहीं है, मैं भूल जाती हूँ, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर्स की। ये मैंने 1 से 50 तक यहाँ स्क्वायर लिखे हैं, ये मुझे सारे याद हैं। ये क्यूब लिखे हैं 1 से 35 तक, मुझे अभी 30 तक ही याद है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ऐसे, और ये 7 की पावर 5, √6 को क्या बोलेंगे, √8 को क्या बोलेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है अलग से, तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आपको जहाँ से मिले आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं या खुद भी लिख सकते हैं, आपको जैसे जैसे तैयारी करते हुए चीज़ें मिलती जाएंगी आप लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं मैंने 1 से लेके 1000 तक के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो लिखे हुए हैं। ये जो LCM ज़्यादा रिपीट होते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं ताकि बार बार निकालने ना पड़े। तो जितना टाइम आप सेव कर सकते हो कैलकुलेशन में आपको उतना टाइम सेव करना है। ये ट्रिपलेट्स हैं 1 से 1000 तक लिखे हैं, और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इतने आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये मैंने लिख लिए थे बट मुझसे याद नहीं हो रहे। ये आप 100 तक कर सकते हैं, 1 to 100 ट्रिपलेट्स, ठीक है। उसके बाद ये परसेंटेज हैं, ये आप 1 to 50 कर सकती हैं। मैंने 1 to 40 की यहाँ पे शीट ली हुई है, आप इसके आगे 1 to 50 तक भी कर सकती हैं। और उसके बाद ये आपका सिलेबस है, ये मैंने SSC की वेबसाइट से लिया था, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे SSC की वेबसाइट से और इसको पूरा लिख लिया था। आप भी कहीं पे इसको लिख सकती है अपने हाथ से, ठीक है।
ये मैथ का सिलेबस है, और जो भी इसमें रेड से लिखा हुआ है ये सब मेंस का सिलेबस है, और जो ब्लू से लिखा है वो प्री के लिए है। तो प्री और मेंस दोनों का सिलेबस मैंने लिखा हुआ है मैथ्स के लिए। मेरा जो जो होता जाएगा मैं उसको टिक लगाती जाऊंगी। ये मैंने अभी 2027 के लिए बनाया है, ठीक है। इससे पहले क्योंकि मैं ऐसी ही तैयारी कर रही थी 6 महीने से, उसके लिए मैंने सिलेबस नहीं बनाया था। ये अभी बनाया है मैंने 2027 वाली नोटिफिकेशन से, न्यू सिलेबस है, ठीक है। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जीके का सिलेबस है, प्री और मेंस दोनों के लिए सेम है। कंप्यूटर सिर्फ मेंस में आता है, तो ये सिर्फ मेंस का सिलेबस है, इसमें प्री का सिलेबस नहीं है। ये इंग्लिश का सिलेबस है, प्री के लिए इतना सा है और मेंस के लिए सारा। लेकिन ये जो मेंस का सारा सिलेबस है ना, ये प्री में भी आ रहा है, बस वो डिटेल में लिखा नहीं है, वो 2 लाइन में लिख के छोड़ दिया, लेकिन यही सब आता है प्री में भी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप स्टडिंग। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, कीप स्टडिंग।